नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिजिक्स शाला के अंदर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे डायमेंशंस के बारे में। किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी की डायमेंशन क्या होती है, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, डायमेंशन का यूज़ क्या होता है, किसी भी डायमेंशन का यूज़ करके हम पर्टिकुलर चैप्टर में किस तरीके से यूज़ करते हैं, वो सारी चीज़ों के बारे में बात कर सकते हैं। अगर आप इस चैप्टर के डायमेंशन जो आता है बेसिकली यूनिट एंड डायमेंशन एंड मेजरमेंट एरर वाले चैप्टर के अंडर में आता है, तो ये यूनिट एंड डायमेंशन वाले चैप्टर के अंडर आता है। इससे पहले वाली वीडियो, अगर इससे पहले इस चैप्टर में डायमेंशन जो है फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, यूनिट क्या होती है, यूनिट की बेसिक यूनिट जो होती है, बेसिक यूनिट्स जो होंगे या बेस यूनिट्स के डेफिनेशन वगैरह वाला भी वीडियो है। अगर आप वो उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर या ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो देखिए, डायमेंशन जो है, यहाँ पर डायमेंशंस के बारे में बात करते हैं। तो जैसे कि हम लोग सब लोगों को पता है कि जो फिज़िक्स में अगर क्वांटिटीज़ होती, फिज़िकल क्वांटिटीज़ बेसिकली दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक तो होती है बेस क्वांटिटीज़ या फंडामेंटल क्वांटिटीज़, और दूसरी होती है डिराइव क्वांटिटीज़, बेस क्वांटिटीज़ एंड डिराइव क्वांटिटीज़। तो क्या होता है ना कि फिज़िक्स में जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं, उन सारी क्वांटिटीज़ को हम फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये चीज़ हमें पता है, इसी वजह से इनको हम बेस क्वांटिटीज़ बोलते हैं। जितनी भी बेस क्वांटिटीज़ हैं उनकी टर्म्स में हम कोई भी फिज़िकल क्वांटिटी हो उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे वेलोसिटी है, वेलोसिटी को अगर निकालना हुआ तो उसको हम डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम के टर्म्स में लिख सकते हैं। एरिया हुआ, एरिया को लेंथ इंटू लेंथ की टर्म्स में लिख सकते हैं। वॉल्यूम हुआ तो लेंथ इंटू लेंथ की टर्म्स में लिखा जा सकता है। तो किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी, चाहे कोई भी डिराइव क्वांटिटी, किसी भी टाइप की फिज़िकल क्वांटिटी हो, उसको लिखने के लिए हमें बेसिकली कोई ना कोई एक फ़िज़िकल क्वांटिटी मतलब फंडामेंटल क्वांटिटीज़ चाहिए। आप इसको एक अच्छे से मेथड से समझो। एक और तरीक़ा से मैं आपको समझाता हूँ कि किस तरीके से इसको। और देखो, मान लो कि आप तो ऐसे समझो कि जैसे सपोज़ इंग्लिश में जैसे कितने इंग्लिश की अल्फ़ाबेट्स होती है, उसमें जितने भी लेटर्स होते हैं वो टोटल कितने लेटर्स होते हैं, 26 लेटर होते हैं, ABCDE इस तरह से। सपोज़ हमारे पास एक वर्ड दिया हुआ है फिजिक्स, ठीक, ये हमारे पास एक वर्ड दिया हुआ है। अब ये जो वर्ड है ये किससे मिलकर बना है, कई सारे लेटर्स से। तो ये लेटर्स को मान लो कि ये जो लेटर्स हैं ये हमारे पास क्या हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है। और ये पूरा इन लेटर्स से मिलकर एक नया वर्ड बना है, उस नए वर्ड को हम बोलते हैं डिराइव क्वांटिटी या कोई भी फिज़िकल क्वांटिटी। अब हमें ये क्या करना होता है, डायमेंशन निकालने का मतलब क्या है, हमें ये देखना है कि किसी भी डिराइव क्वांटिटी या किसी भी क्वांटिटी को लिखने के लिए, किसी भी क्वांटिटी को लिखने के लिए किसकी टर्म्स में, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की टर्म में, किसी भी क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की टर्म्स में लिखने के लिए, या किसी भी डिराइव क्वांटिटी या क्वांटिटी को लिखने के लिए हमने कितनी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को यूज़ किया। जैसे कि अब ये जैसे लेटर है, ये लेटर को अगर हम फंडामेंटल क्वांटिटी यूज़ कर रहे हैं, मान रहे हैं, तो देखो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ यूज़ हुई है। कौन कौन सी, जैसे P की बात हुई तो P कितनी बार आया है, 1 टाइम्स यूज़ हुआ है। H 1 टाइम्स यूज़ हुआ है। Y ये हो गया, S I C ये, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर, अब ये मतलब हमने S 2 बार ज़रूर यूज़ हुआ है, लेकिन कौन एक ही तो है, S तो एक ही होता है। तो यहाँ पर तुम्हें क्या चेक करना है, हमें बस ये चेक करना होता है किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने किसी भी फंडामेंटल क्वांटिटी को कितनी बार यूज़ किया है, कितनी बार उसको यूज़ किया है, उसी को हम डायमेंशन बोल देते हैं। तो यहाँ पर P जो है, तो P की फंडामेंटल क्वांटिटी जो है, P जो है PHYSIC जो फिज़िक्स है, तो फिज़िक्स में P एक बार यूज़ हुआ है तो यहाँ पर ऊपर एक लिख दो। H एक बार यूज़ हुआ है तो यहाँ 1 लिख दो। Y एक बार यूज़ हुआ है तो 1 लिख दो। S 1 2 2 बार यूज़ हुआ है तो यहाँ पर ये इस तरीके से। तो किसी भी यहाँ पर हमने, तो ये ऊपर जो पावर्स लगी हुई है वो एक फंडामेंटल वो जो है वो डायमेंशन है, क्योंकि ये पावर्स ये बता रही है कि उस पूरी पर्टिकुलर, ये स्पेलिंग नहीं है, ये ध्यान रखना है ना, ये इस क्वांटिटी को बनाने के लिए कितनी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ यूज़ की गई है। एक और एग्जांपल मैं देता हूँ। जैसे मान लीजिए EGGE, एक एग्जांपल से मैं समझा रहा हूँ बस ये। तो यहाँ पर 2 लेटर यूज़ हुए हैं, E एंड
जी। ई कितनी बार? एक बार। और जी कितनी बार? दो बार। तो यहाँ पर इस ये कोई अगर फिज़िकल क्वांटिटी है तो इसकी ये डायमेंशन हो गई, ये फिज़िकल क्वांटिटी है तो ये इसकी डायमेंशन होगी। इस डायमेंशन से हमें क्या पता चल रहा है कि इस फिज़िकल क्वांटिटी में एक ई जो है वो एक बार यूज़ हुआ है और जी को दो बार यूज़ किया गया है। तो इससे हमें बस ये चीज़ आइडिया लग जाती है। सिमिलरली ये ऐसे हो जाएगा, जैसे मान लो कि किसी ने लिखा वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का बेसिक फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, है ना, या कुछ भी और भी ले सकते हो, लेकिन इनमें सब ये लेंथ 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 ही होगा, है ना। तो इसका मतलब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो लेंथ को कितनी बार यूज़ किया गया है ना। लेंथ जो है वो कितनी बार यूज़ हुआ है? 3 टाइम्स यूज़ हुआ है ना। तो यहाँ पर लेंथ एक बेसिक क्वांटिटी है, बेस क्वांटिटी है, तो बेस क्वांटिटी, तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए वैसे भी फंडामेंटल क्वांटिटी चाहिए होती है। तो फंडामेंटल क्वांटिटी को बनाने के लिए उस फंडामेंटल क्वांटिटी को कितनी बार यूज़ किया गया है, वही चीज़ को हम क्या बोल देते हैं? डायमेंशन बोल देते हैं। तो उसको और अच्छे से आगे मैं अब बताता हूँ तुम्हें। देखिए दोस्तों, तो डायमेंशन क्या होती है? डायमेंशन आर द पावर्स ऑफ द बेस क्वांटिटीज़ विच आर रेज टू रिप्रेजेंट द फिज़िकल क्वांटिटी। कोई भी फिज़िकल क्वांटिटी है उसको हम बेसिकली फंडामेंटल क्वांटिटी की टर्म्स में लिखते हैं। तो उस फंडामेंटल क्वांटिटी, कौन सी फंडामेंटल कितनी बार यूज़ हुई है उस पर्टिकुलर फिज़िकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, उसी को हम डायमेंशन बोलते हैं। अब यहाँ पर फंडामेंटल, जब भी हम डायमेंशन लिखते हैं तो 7 क्वांटिटीज़ में से जो है उनमें से किसको क्या रिप्रेजेंट करते हैं? तो हम मास को यहाँ पर कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करके लिखते हैं। मतलब रिप्रेजेंट बार बार मास थोड़ा ना लिखेंगे, इसलिए शॉर्ट फॉर्म में हम कैपिटल एम से मास को रिप्रेजेंट करते हैं। लेंथ की अगर मैं बात करूँ तो लेंथ के लिए हम कैपिटल एल लेते हैं। टाइम के लिए हम टाइम को हम टी से रिप्रेजेंट करेंगे, करंट को ए से रिप्रेजेंट करेंगे, टेम्परेचर को के से, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल से, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को सी डी से। अब दोस्तों ये ध्यान रखना, यहाँ पर ये मैंने यूनिट्स नहीं लिखी है, ये मैंने क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए लिखा है। हम इन्हीं की पावर्स लगाएंगे, ठीक है ना, कि m की पावर, l की पावर, t की पावर, कैसे भी। अब लिखते कैसे, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं डायमेंशन को, वो भी देख लो। देखिए दोस्तों, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? मान लीजिए कोई फिजिकल क्वांटिटी है q, इस q को हम m, l और t, तो m की पावर a, l की पावर b और t, ये a b c कुछ हो सकता है, 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें मतलब क्या हो जाएगा? m की पावर अगर मान लो 1 हो गया, इसका मतलब m मास एक बार यूज़ हुआ है। l की पावर अगर 2 आ रहा है, इसका मतलब लेंथ 2 बार यूज़ हुई है। t की पावर अगर 3 आ रहा है तो t 3 बार यूज़ हुआ है। t की पावर 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है। इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि a 1 बार आया, 1 है तो b की वैल्यू 2 होगी, ऐसा ज़रूरी नहीं है। l की वैल्यू 0 भी हो सकती है, m की वैल्यू 1 भी हो सकती है, m की जो पावर है a उसकी वैल्यू 1 भी हो सकती है। ये इंडिपेंडेंट है, a b c आपस में एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। यहाँ पर वैल्यू नेगेटिव में भी आ सकती है, a b c की जो वैल्यू है ये नेगेटिव में भी हो सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नेगेटिव में हुआ तो भी काम हो जाएगा। अब इसका, तो यहाँ पर ये जो डायमेंशन पावर्स लगी उसको बोलते हैं डायमेंशंस, और जो ये पूरा लिखी हुई है यहाँ से लेकर, इसको बोलते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। ये होता है डायमेंशनल फॉर्मूला। और ये फिज़िकल क्वांटिटी है, यानी कि यहाँ इस तरफ हम वही चीज़ लिखते हैं जिसकी हमें डायमेंशन निकालनी हो। मान लो यहाँ अगर मुझे वेलोसिटी की डायमेंशन निकालनी तो मैं v लिख दूंगा, अगर मुझे फोर्स की डायमेंशन निकालनी तो मैं फोर्स लिख दूंगा, इक्वल्स टू ब्रैकेट लगाना है और उसके अंदर इस तरीके से लिख देना है। देखो मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। अब फिज़िकल क्वांटिटी, किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी की डायमेंशन को कैसे निकालते हैं वो हम समझते हैं। ये तो मैंने बता दिया कि भाई इस तरह से रिप्रेजेंट करके लिखना होगा। अब किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी की डायमेंशन को लिखने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं? सबसे पहला तरीका, जो किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी की डायमेंशन, उस फिज़िकल क्वांटिटी का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, है ना, कि किस तरीके से हम किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी को लिख सकते हैं। उसके लिए क्या क्या पता होना चाहिए? तो हमें किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी की अगर डायमेंशन पता करनी है तो हमें कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे या तो वो फिज़िकल क्वांटिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए, जैसे फोर्स आ गया, फोर्स का फॉर्मूला पता होना चाहिए कि मास इंटू एक्सेलरेशन आता है।
ये इसलिए पता होना चाहिए ताकि हमें ये पता लग सके कि उस फिज़िकल क्वांटिटी में कितनी कितनी डायमेंशन, कौन कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ यूज़ हुई है। बेसिक काम तो यही है ना कि फिज़िकल क्वांटिटी में हमें बस ये पता लगाना है कि कितनी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ आ रही हैं, कितनी फंडामेंटल क्वांटिटीज़, वही तो काउंट करके लिखनी है। अब या अगर वो फॉर्मूला नहीं पता है तो ये पता हो कि वो क्वांटिटी किस फॉर्मूले में आती है। कई बार ऐसा हो जाता है जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, उसकी फ़िज़िकल क्वांटिटी पूछ ली, उसकी डायमेंशन पूछी गई। अब जी का कोई डायरेक्ट फार्मूला तो है नहीं, लेकिन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो होता है वो किसके अंदर आता है, ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला होता है F=G(m1m2) डिवाइडेड बाई r²। तो वहाँ पर G उस फॉर्मूले में आता है, तो वहाँ पर हम उसका यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, हमें यूनिट अगर पता है, अगर फॉर्मूला नहीं पता है लेकिन हमें फिज़िकल क्वांटिटी की यूनिट पता है इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स, तो भी हम अगर किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी की यूनिट अगर हमें फंडामेंटल यूनिट्स की टर्म्स में पता है तो भी हम वहाँ पर डायमेंशन निकाल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट अगर हमें पता है। अब कैसे लिखना है, एक एग्जांपल लेते हैं, उससे बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा। आइए सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ बहुत सिंपल सा, वेलोसिटी से रिलेटेड। तो वेलोसिटी की मैं दोनों तरीके से निकालता हूँ। मान लो कि मुझे वेलोसिटी की यूनिट पता है ना, मान लो मुझे यूनिट पता है वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। मीटर पर, ये मास नहीं है, ये मीटर पर सेकेंड है, तो मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी की यूनिट होती है। अब यूनिट से भी हमें पता लग रहा है कि कौन सी क्वांटिटी कितनी बार यूज़ हुई है। तो मीटर पर सेकेंड, तो मीटर का मतलब होता है लेंथ की यूनिट है, तो लेंथ यहाँ पर एक बार यूज़ हुआ है, और सेकेंड किसकी यूनिट है, टाइम की। इसका मतलब टाइम भी एक बार यूज़ हुआ है, एक बार हमने लेंथ को यूज़ किया और एक बार टाइम को यूज़ किया है। तो अब मैं इसकी वेलोसिटी की अगर यूनिट, मुझे डायमेंशन लिखनी हो तो मैं कैसे लिखूँगा, v, और यहाँ पर ये और m। देखो अब यहाँ पर मास यूज़ नहीं हुआ है तो m की पावर आप 0 लिख सकते हो, है ना। अगर कोई पावर किसी फिज़िकल ज़रूरी हो, ऐसा नहीं है कि हमेशा m की कुछ पावर है। अगर m की पावर 0 है, कुछ m यहाँ पर यूज़ ही नहीं हुआ है, m का मतलब मास यूज़ नहीं हुआ है। लेंथ एक बार यूज़ हुआ है तो लेंथ यहाँ पर 1 टाइम लिख दो, क्योंकि ये मीटर जो है उस ये किसकी यूनिट है। हमें बस ये पता लगना चाहिए कि कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी आ रही है कितनी बार। तो यहाँ पर ये मीटर है तो मीटर लेंथ की यूनिट होती है और लेंथ एक ही बार यूज़ हुआ है, तो यहाँ पर L1। टाइम यहाँ पर एक बार यूज़ हुआ है लेकिन ये डिनोमिनेटर में, तो इसलिए -1 लगा दो। माइनस, अगर कोई भी फंडामेंटल क्वांटिटी जो है वो डिनोमिनेटर में, या यूनिट जो हो रही है बेस यूनिट, अगर वो डिनोमिनेटर में आ रही है, इसका मतलब वो माइनस लगा के लिखनी पड़ेगी हमें। माइनस इसलिए क्योंकि माइनस से ही पता चलेगा कि वो बेस में है या जो भी बेस क्वांटिटी है वो डिनोमिनेटर में है या न्यूमरेटर में। अब मान लो अगर मैं इसको L1T1 लिख देता, इसका मतलब L1T1 लेंथ भी न्यूमरेटर में और टाइम भी न्यूमरेटर में, लेकिन ऐसा नहीं है ना। तो यहाँ पर हमें ये चीज़ पता लग जाती है कि माइनस से अगर किसी की पावर माइनस में, इसका मतलब वो क्वांटिटी, वो टाइम जो है वो डिनोमिनेटर में आया है। अगर -2 होता है, इसका मतलब वो क्वांटिटी टाइम जो है 2 बार आया है लेकिन डिनोमिनेटर में। L अगर 2 होता तो इसका मतलब L 2 टाइम्स यूज़ हुआ है, लेंथ 2 बार यूज़ हुई है लेकिन वो न्यूमरेटर में यूज़ हुई है ना। चलो एक और एग्जांपल मैं बताता हूँ अब आपको। अब दोस्तों देखिए, जैसे एरिया है, एरिया की अगर मैं फिजिकल एरिया है, एरिया की मुझे डायमेंशन लिखनी है तो मुझे एरिया की यूनिट पता होनी चाहिए, कोई भी फॉर्मूले की अगर मैं बात करूँ तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ साइड इंटू साइड, है ना। अब आप सोचोगे कि सर अगर इसकी जगह हमने ट्राइंगल के एरिया ले लिया तो भी कोई बात नहीं, 1/2 इंटू साइड आ जाएगा। तो 1/2 की कोई डायमेंशन नहीं होती है, वो चीज़ें भी मैं बताऊंगा। तो आप चाहे एरिया किसी का भी लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, या आप यूनिट ले लो तो यूनिट कितनी हो जाएगी, मीटर स्क्वायर। एरिया की मीटर स्क्वायर हो सकती है, सेंटीमीटर स्क्वायर हो सकती है। तो इससे यूनिट से हमें पता लग गया कि कितनी बार लेंथ यूज़ हुई है। लेंथ यूज़ हुई है 2 बार यहाँ पर, तो इसकी जो डायमेंशन होगी वो डायमेंशन क्या हो जाएगी, m0, L2 और T0। मैंने ये m0 T0 क्यों यूज़ किया है, क्योंकि मास भी यूज़ नहीं हो रहा है, टाइम भी यूज़ नहीं हो रहा है, सिर्फ लेंथ यूज़ हो रही है 2 बार। आप चाहो तो इसकी जगह सिंपली L2 भी लिख सकते हो।
जिनकी पावर 0 है तो किसी की पावर 0 बना लिखते हैं तो वो 1 हो जाता है, तो आप चाहो तो इसको एल स्क्वायर करके भी लिख सकते हो, कोई भी दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं होगी। इसी तरीके से मान लीजिए कि अगर वॉल्यूम है, वॉल्यूम की डायमेंशन मुझे लिखनी है, तो वॉल्यूम का एरिया, वॉल्यूम जो है उसकी फॉर्मूला मुझे पता होना चाहिए कि भाई L इंटू बी इंटू एच होती है। बेसिकली देखा जाए तो ये सारी लेंथ ही है। आपको कभी भी अगर फॉर्मूले से कन्फ्यूज़न होना, उसकी यूनिट देख लिया करो। तो यूनिट क्या है इसकी, मीटर क्यूब। मीटर क्यूब से मतलब है कि यहाँ पर लेंथ को 3 बार यूज़ किया है, चाहे वो ब्रेथ की फॉर्म में हो चाहे हाइट की फॉर्म में हो। लेंथ का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि वो लेंथ ही रहेगी, हाइट भी एक तरह की लेंथ होती है, ब्रेथ भी एक तरह की लेंथ होती है। तो यहाँ पर m0, L3 और T0, तो ये यहाँ पर हम m, ये मास है बेसिकली, ये याद रखना, कंफ्यूज मत होना। यहाँ पर जब डायमेंशन में हम लिखते टाइम पे जो m लिखते हैं वो मास को रिप्रेजेंट करता है, तो ऐसा मत कर देना। कई बार हम जल्दबाजी में यहाँ ये मीटर क्यूब लिखा हुआ है तो m और m को सेम समझ के यहाँ 3 है तो यहाँ पर भी 3 लिख देते हैं, वो गलत हो जाएगा। यहाँ लेंथ को L से रिप्रेजेंट किया है, ये यूनिट है, ये जो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ इस तरफ ये यूनिट है और ये इनका फॉर्मूला दिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तीसरा और एक और लेते हैं, जैसे मान लो कि आपको दे दिया गया है सपोज़ डेंसिटी। अब डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो हमें पता है कितना होता है, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ठीक है। मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, यूनिट की अगर मैं बात करूँ तो केजी डिवाइडेड बाय मीटर क्यूब। अब देखो यूनिट से ही आपको पता चल रहा है, इससे भी पता चल रहा है, यूनिट से पता चल रहा है केजी डिवाइडेड बाय मीटर क्यूब, मतलब केजी मतलब जो मास है वो एक बार आया है और मीटर क्यूब मतलब लेंथ 3 बार आई है। अब केजी ऊपर है, मीटर क्यूब नीचे है, डिनोमिनेटर में है, तो यहाँ पर मुझे पता लग गया कि m यूज़ किया है और l यूज़ हुआ है, t को यूज़ 0 टाइम्स हुआ है, तो m मास कितनी, केजी कितनी बार, एक बार, तो इसलिए 1 लगा दूंगा। लेंथ 3 टाइम्स यूज़ हुई है लेकिन डिनोमिनेटर में, इसलिए यहाँ पर -3 लिखना पड़ेगा और ये हमारे पास डेंसिटी के डायमेंशन हो जाएगी। आप चाहो तो इसको m और L-3 भी लिख सकते हो, m1 L-3 भी हम इसको लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जिसकी पावर 0 है उसको आप हटा सकते हो। हटा कैसे सकते हो, क्योंकि t की पावर, किसी की भी पावर 0 हो जाती है तो उसको 1 की फॉर्म में लिखा जा सकता है ओवरऑल। 0 को 1 नहीं बोल रहा हूँ, पावर अगर किसी की भी 0 है तो वो ओवरऑल वैल्यू, ये t की पावर 0, इसको ओवरऑल 1 लिखा जा सकता है। और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो अब आपके सामने है वेलोसिटी, जो मैं पहले लिख चुका हूँ। वेलोसिटी की फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट एक तरह की लेंथ होती है, मतलब, और यूनिट लिखेंगे तो मीटर पर सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड डायमेंशन तो हो जाएगी m0, L1 और t-1। तो आप इसको चाहो तो L-t-1 भी लिख सकते हो। अब यहाँ पर देखो पावर 1 थी तो मैंने यहाँ पावर 1 नहीं भी लिखी तो भी चल जाएगा, या इसे मैं सिंपली L1t1 भी लिख सकता हूँ, ठीक है ना। अगर किसी की पावर 1 है और तो आप उसको नहीं लिख रहे हो, जैसे यहाँ पर L की पावर 1 था, मैंने यहाँ नहीं लिखा है, तो सिंपली वो अंडरस्टैंडिंग है कि L की पावर 1 लिखी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से, जैसे x और x स्क्वायर, तो अगर x स्क्वायर में मैं पूछूँ कि x की पावर कितनी है, 2 हो जाएगी, और अगर मैं x में पूछूँ कि पावर कितनी है तो 1 बताओगे आप, लेकिन वहाँ लिखा तो नहीं है, तो वो अंडरस्टूड है कि भाई वहाँ पर 1 पावर आ जाएगी। नेक्स्ट इसमें अगर हम बात करें मोमेंटम की, तो मोमेंटम जो है, तो मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी। तो मास इंटू वेलोसिटी यूनिट देखोगे तो केजी इंटू मीटर पर सेकेंड। अब इसकी यूनिट अगर मैं निकालूंगा तो देखो बेसिकली ये केजी मास भी यूज़ हुआ है, लेंथ यूज़ हुई है, टाइम यूज़ हुई है, तो इसकी डायमेंशन क्या होगी, मास एक बार यूज़ हुआ है, लेंथ भी एक बार यूज़ हुई है, लेकिन टाइम -1 एक बार -1। तो -1 से हमें ये पता लग जाता है कि वो फिज़िकल क्वांटिटी, वो जो क्वांटिटी है फिज़िकल, उसमें उस पर्टिकुलर फंडामेंटल क्वांटिटी को कहाँ यूज़ किया गया, डिनोमिनेटर में यूज़ किया गया है या न्यूमरेटर में यूज़ किया गया। माइनस और प्लस से ये पता लग जाता है। आगे अगर देखूँ मैं, जैसे मान लो कि मुझे पता करना है फोर्स की डायमेंशन, तो फोर्स की डायमेंशन क्या होगी, फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, तो मास इंटू एक्सेलरेशन, है ना।
अब अगर मान लो इससे पहले अगर मैं सिंपली एक्सेलरेशन की डायमेंशन निकाल लेता हूँ एक बार के लिए, इसको हम एक बार के लिए कट कर देते हैं और एक्सेलरेशन की डायमेंशन निकालते हैं। तो एक्सेलरेशन की डायमेंशन, एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, या फिर इसकी यूनिट लिखूंगा तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो सीधी सी बात है, यहाँ पर कुछ क्वांटिटीज़ है जिनकी आप डायमेंशन अगर याद रखोगे तो आपको आसानी हो जाएगी। जैसे वेलोसिटी है, वेलोसिटी की डायमेंशन याद रखो, सिंपल सा है L t-1, ये वेलोसिटी की डायमेंशन है। मोमेंटम की आपको अपने आप फॉर्मूला पता लग जाएगा तो ये निकल जाएगी वेलोसिटी की डायमेंशन, और ये यहाँ पर। तो अब ये फॉर्मूला है तो आप इसके थ्रू भी निकाल सकते हो और इसके थ्रू भी निकाल सकते हो। वेलोसिटी की डायमेंशन L-t-1 है, डिवाइडेड बाय टाइम करोगे तो L-t-1 है ना, ये मैंने लिखा डिवाइडेड बाय टाइम, तो ये मैं इसके जैसे निकाल रहा हूँ, दोनों से एक ही आंसर पता आएगा। तो मान लो आपने फॉर्मूले से निकाला, वेलोसिटी की डायमेंशन आपने लिख दी ऊपर L-t-1 और टाइम की डायमेंशन नीचे t लिख दी। इसको सॉल्व करोगे तो बेसिकली ये कितना बन जाएगा L-t-2, L-t-2 ये हमारे पास एक्सेलरेशन की डायमेंशन निकल कर आ गई है यहाँ पर। तो अब कैसे फॉर्मूले से भी हम इस तरह से, अब छोटी छोटी डायमेंशन अगर हमें पता है तो उनका यूज़ कैसे हो रहा है, तो आप, मेरी सजेशन है कि आप ये दो डायमेंशन तो कम से कम इसमें याद रखें, एक तो वेलोसिटी की डायमेंशन और एक एक्सेलरेशन की। वेलोसिटी की डायमेंशन होती है L-t-1 और एक्सेलरेशन की डायमेंशन होती है L-t-2। ये चीज़ आपको याद रखनी है। चलो आगे और फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशंस देखते हैं। देखिए दोस्तों, फोर्स की डायमेंशन निकालते हैं। फोर्स की डायमेंशन निकालने के लिए मुझे फॉर्मूला पता होना चाहिए। फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। यूनिट से भी लिख सकते हो, यूनिट आपको पता है कि इसको, यूनिट को, फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, लेकिन न्यूटन एक साइंटिस्ट के नेम पर दिया गया है। अगर आपको यूनिट से निकालना है तो आपको उसकी पूरी फंडामेंटल यूनिट्स की टर्म्स में लिखना पड़ेगा, जो कि होगा kg इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आई होप यहाँ पर इससे ज़्यादा इजी पड़ जाएगा आपको फॉर्मूले से निकालना। तो ऐसा कोई, वही चीज़ मैं आपको बता रहा था, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप इसी पर्टिकुलर तरीके से निकालो। आपको अगर फॉर्मूले से इजी पड़ता है तो उससे निकाल लो, यूनिट से इजी पड़ता है तो यूनिट से निकाल सकते हो। तो अब यहाँ पर मास की जो डायमेंशन है तो क्या हो जाएगी, देखिए मास की डायमेंशन पता है, मतलब मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास की डायमेंशन m है ना, ऐसे लिख दो सिंपली m, और एक्सेलरेशन की डायमेंशन L-t-2। आप ऐसे भी लिख सकते हो, मैं आपको अच्छे से पैटर्न, यहाँ से डायरेक्ट लिखोगे तो डायरेक्ट आ जाएगा, m एक बार यूज़ हुआ है, लेंथ एक बार यूज़ हुई है, टाइम एक बार दो बार यूज़ हुआ है। तो इसको अगर एक साथ लिख देते हो तो कितना बन जाएगा M-L-t-2, ये इसका फोर्स का डायमेंशन आ जाएगा। ये भी एक इम्पोर्टेंट डायमेंशन है, इसको भी आप याद रखना कि ये डायमेंशन फोर्स की है। कई बार फोर्स की डायमेंशन फिजिक्स में काफ़ी बार यूज़ होती है। तो फोर्स, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू, तो मतलब मास की डायमेंशन और एक्सेलरेशन की डायमेंशन को कंबाइन करके लिख दिया, मतलब ब्रैकेट हटा के एक सिंबल, एक कॉमन ब्रैकेट लगा दिया है। एक और देखूं अगर मैं यहाँ पर, अब जैसे मान लो कि वर्क की डायमेंशन मुझे निकालनी है, तो वर्क की जो डायमेंशन है वो कितनी होगी, तो वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना, फॉर्मूले से ही निकालते हैं अब हम। तो फोर्स का फोर्स की डायमेंशन मुझे पता है, डिस्प्लेसमेंट एक तरह की लेंथ है तो इसकी डायमेंशन मुझे पता है। तो फोर्स की डायमेंशन लिख लो M-L-t-2, ये अभी अभी लिखी है मैंने डायरेक्ट यहाँ से लिखा है, इनटू, और डिस्प्लेसमेंट मतलब L, तो कितना हो जाएगा M-L-2t-2, M-L-2t-2। तो वर्क की जो डायमेंशन है, वर्क की डायमेंशन M-L-2t-2 यहाँ पर हमारे पास निकल कर आ जाती है कि ये M-L-2t-2 वर्क की डायमेंशन निकल कर आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से निकाल सकते हैं। और भी फॉर्मूले हो सकते हैं। अब जैसे इसके अलावा मैं आपको और फॉर्मूले बताऊं, जैसे अब इसमें और कई सारे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ से रिलेटेड फॉर्मूले हो सकते हैं, जैसे कि अगर हम और चीज़ों के बारे में बात करें, जैसे टॉर्क की अगर मैं बात करूं, तो टॉर्क की जो डायमेंशन निकालनी है तो वो क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है,
परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो डिस्टेंस चाहे परपेंडिकुलर हो चाहे कैसी भी हो, पैरेलल हो, वो डिस्टेंस है ना, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो अगेन सेम फॉर्मूला लग जाएगा, फोर्स m/l/t-2 और डिस्टेंस l। तो यहाँ पर m/l/t-2 ये हमारे पास डायमेंशन आ जाएगी। अब आपको पता लग रहा होगा कि वर्क और टॉर्क दोनों की एक जैसी डायमेंशन है, तो कोई दिक्कत नहीं है। दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज़ की सेम डायमेंशन हो सकती है, दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी की सेम डायमेंशन हो सकती है, उसमें बिल्कुल अलग बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप इसको ऐसे, बस ये ज़रूर है कि एक फिजिकल क्वांटिटी की दो डायमेंशन नहीं हो सकती। कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी उसकी दो अलग अलग डायमेंशन नहीं हो सकती, है ना। लेकिन एक दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी की सेम डायमेंशन ज़रूर हो सकती है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। तुम ऐसे समझ लो कि जैसे मान लो कि एक मदर है और एक बच्चा है, एक बच्चा है और एक उसकी मम्मी है, ठीक है ना। तो एक मम्मी के दो बच्चे ज़रूर हो सकते हैं, है ना। एक मम्मी के दो बच्चे हो सकते हैं, लेकिन एक बच्चे की दो मम्मियाँ नहीं हो सकती है, क्योंकि वो बच्चा किसी एक मम्मी, उस बच्चे को किसी एक ही मम्मी ने बर्थ दिया होगा, है ना। तो बेसिकली एक उसी तरीके से क्या है कि यहाँ पर तुम ऐसे मान लो कि यहाँ पर दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी, यूनिट जो है, डायमेंशन जो है, तो एक डायमेंशन जो है वो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी उसकी सिंगल डायमेंशन हो सकती है, उसकी दो अलग अलग डायमेंशन नहीं हो सकती। सेम डायमेंशन दूसरे की भी हो सकती है, सेम डायमेंशन। या तुम ऐसे समझ लो कि दो बच्चे हैं जो हम शक्ल हैं एक दूसरे के, है ना, तो वो हम शक्ल हैं लेकिन उनकी मम्मियाँ अलग अलग है, तो ऐसा पॉसिबल है। दो अलग अलग मम्मियाँ हैं, है ना, दोनों की बेटे बच्चे जो हैं वो सेम शक्ल के दिख रहे, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर तो वही चीज़ यहाँ पर आ जाती है। तो ये मेरा एक समझाने का तरीका था, आपको अगर नॉर्मली वैसे समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, अब एक छोटी सी आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ और चीज़ें भी आपको बता देता हूँ। जो कोई न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होती है, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ या रेशियोज़ जो होते हैं, उनकी डायमेंशन नहीं होती है। जैसे रेशियो से मैं बताऊँ आपको, रेशियो ऑफ सेम क्वान्टिटीज़, रेशियो ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटीज़, इनकी ये जो होती है डायमेंशन लेस होती है। अब डायमेंशन लेस का मतलब क्या है, उसको कैसे लिख सकते हैं डायमेंशन लेस को। जैसे मान लो कि आप अगर सपोज़ डायमेंशन लेस जो होती है उसको अगर मैं मान के चलता हूँ, जैसे एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता था उसको निकालते थे वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। तो c वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम होता था और v वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम होता था, मतलब लाइट की ही वेलोसिटी वैक्यूम में और मीडियम में। तो ऊपर भी वेलोसिटी और नीचे भी वेलोसिटी, तो मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय मीटर पर सेकेंड। तो ये मीटर से मीटर कैंसिल, सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर इसकी अगर मैं डायमेंशन लिखूँगा तो m तो यूज़ हुआ ही नहीं, l भी एक बार यूज़ नहीं हुआ है। अब तुम सोचोगे सर ऊपर m नीचे m दो बार तो आ रहा है ना, लेकिन ऊपर वाले के लिए अगर मैं +1 लिखूँगा तो नीचे वाले के लिए मुझे -1 भी एक्स्ट्रा लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर दोनों डायमेंशन एक दूसरे से कैंसिल आउट हो रही है और t0। तो अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन में m0 l0 t0 लिखा हो, mb0 lb0 tb0, मतलब उसमें कोई फिजिकल क्वांटिटी या फिजिकल क्वांटिटी यूज़ तो हो रही है या फंडामेंटल क्वांटिटी यूज़ तो हो रही है, लेकिन वो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाती है, तो उसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, 0। मतलब वहाँ पर जितने डिनोमिनेटर में अगर कोई फंडामेंटल क्वांटिटी, अगर मान लो मास अगर डिनोमिनेटर में है तो न्यूमरेटर में उतना ही है, टाइम अगर डिनोमिनेटर में है तो न्यूमरेटर में भी उतना ही टाइम है। तो m0 l0 t0 जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की यहाँ पर, तो इसको बोलते हैं डायमेंशन लेस। इसको डायमेंशन लेस का मतलब ये बिल्कुल मत समझना कि तुम डायमेंशन लेस तुमसे बोला गया कि एक क्वांटिटी डायमेंशन लेस है तो उसकी डायमेंशन लिखो, तुमने उठा के 0 लिख दिया। 0 मत लिख देना, गलत हो जाएगा, है ना। ये चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों को लगता है डायमेंशन लेस मतलब लेस का मतलब हटा दो सब 0 है, ख़त्म कहानी, है ना। वैसा बिल्कुल नहीं करना है। रिफ्रैक्टिव तो डायमेंशन लेस का मतलब होता है m की पावर 0 l की पावर 0 t की पावर 0। इसको बाद में अगर कभी ज़रूरत पड़ी ना तो तुम 1 लिख सकते हो, क्योंकि किसी की भी पावर 0 लिखोगे तो वो 1 हो जाएगा। तो कैलकुलेशन के टाइम पे जब भी कैलकुलेशन करनी हो तो इसको तो 1 लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 1 लिखा जा सकता है, ठीक है।
तो ये हो गया। दूसरा, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ अगर आप लिए जैसे 4, 5, 3, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज़ की बात कर रहा हूँ मैं, कांस्टेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, है ना। जो कई सारे फॉर्मूलों में जैसे कांस्टेंट नहीं आते हैं, जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो गया, ये कोई और दूसरा कांस्टेंट हो गया जो किसी फॉर्मूले में लिखा हुआ है, मैं उन कांस्टेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उन कांस्टेंट की न्यूमेरिकल वैल्यूज़ की बात कर रहा हूँ। जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 10, 5, 12, जैसे मान लो ये हमारे पास 10 दिया है, 12 दिया है, पाई दिया है, इनकी जो डायमेंशन होगी वो m0, l0 और t0 रहेगी। ये चीज़ आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होती है उनकी डायमेंशन हमेशा क्या होती है, m0, l0 और t0 निकल कर आती है। जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वो भी डायमेंशनलेस होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से बोलने का मतलब है जो साइन हो गया, साइन एक्स, कॉस एक्स, इस तरह के जो टेन एक्स, ये जो फंक्शन हो गए, ये क्या होते हैं, ये बेसिकली पूरा फंक्शन है। जैसे साइन एक्स तुमसे पूछा जाए कि साइन एक्स की डायमेंशन लिखो, तो साइन एक्स की जो डायमेंशन है, टेन एक्स की जो डायमेंशन है, इन सब की डायमेंशन जो होगी ये डायमेंशनलेस होंगे, m0, l0 और t0। अब साइन, कोस, टेन, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर जो ये वैल्यूज़ लिखी होती है, ये क्या होती है, ये होती है बेसिकली एंगल्स। ये क्या होते हैं, एंगल्स होते हैं। तो एंगल हमेशा किस टाइप का होता है, एंगल जो होता है वो एंगल हमेशा होता है यहाँ पर डायमेंशनलेस। जो अंदर एंगल होता है वो भी क्या होता है, एक तरह का डायमेंशनलेस होता है। तो एंगल जो है उसकी भी डायमेंशन क्या होगी, m0, l0 और t0, है ना। तो ये साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स और कोट, काफ़ी सारे जितने भी फंक्शन है, 3 और फंक्शन होते हैं, जैसे कोट एक्स हो गया, है ना, कोसेक एक्स हो गया, और यहाँ पर एक और सेक एक्स हो गया। तो इन सब की जो फिजिक डायमेंशन है वो तो ज़ीरो है, और इनके अंदर जो एंगल लिखे हुए हैं उसकी भी डायमेंशन m0, l0, t0। अब आपसे मान लो कि बोल दिया किसी ने कि साइन एक्स है, इसके अंदर जो x लिखा है उसके डायमेंशन क्या है, तो आपको सीधे से दिमाग में आना चाहिए कि x तो एक एंगल है, तो एंगल के डायमेंशन m0, l0, t0 होनी चाहिए। इसी तरह से बोला कि पूरे साइन x की डायमेंशन क्या है, तो भी m0, l0, t0 होनी चाहिए। इसी तरीके से एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन की बात करें। एक्सपोनेंशियल फंक्शन मतलब जब भी e की पावर में कुछ दिया हुआ हो तो उसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये बेसिकली होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन अगर आपको दिया हुआ है तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की जो पावर है, जो डायमेंशन है, वो भी m0, l0, t0 होगी। और जो ये इसके ऊपर जो ये e की पावर में कुछ लिखा हुआ होता है, ये x जो है, इसकी डायमेंशन भी क्या होगी, x की जो डायमेंशन है वो भी m0, l0, t0। अब जरूरी नहीं है x लिखा हुआ हो, यहाँ पर मान लो e की पावर अल्फ़ा लिखा है, तो इस ओवरऑल e की पावर अल्फ़ा की डायमेंशन m0, l0, t0 है। लेकिन जो e है, ये जो अल्फ़ा है, इस अल्फ़ा की डायमेंशन भी क्या है, m0, l0 और t0। इस m0, l0, t0 और इस ओवरऑल e की पावर अल्फ़ा की डायमेंशन भी क्या है, m0, l0, t0 है। इसी तरह से इसको बोलते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन। तो ये जो लॉगरिथमिक फंक्शन है, लॉगरिथमिक फंक्शन है, इसकी भी डायमेंशन होती है m0, l0, t0। इस ओवरऑल फंक्शन की पूरे और लॉग की डायमेंशन, चाहे ये नेचुरल लॉग हो चाहे किसी भी टाइप का लॉग हो, है ना, या बेस इसका कुछ अलग हो, उसकी डायमेंशन भी m0, l0, t0 होती है। और जो ये अंदर x लिखा है इसकी भी डायमेंशन m0, l0 और t0 होती है। तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि कौन कौन सी टर्म्स है जिनकी डायमेंशन ज़ीरो होती है। तो सबसे पहली बात, अगर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाती है उसकी डायमेंशन ज़ीरो होनी, m0, l0, t0 लिखोगे। कोई रेशो आ जाता है सेम टाइप की क्वांटिटीज़ का, तो उसकी m0, l0, t0, ये एंगल एक्चुअल में एक रेशो ही होता है। और जो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना, ये भी एक तरह के रेशो ही है, क्योंकि आपको पता हो ना, तो ये जो जैसे साइन एक्स अगर मैं लिखता हूँ तो साइन एक्स बेसिकली होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये परपेंडिकुलर अगर अपन ये यहाँ पर एंगल थी, तो ये परपेंडिकुलर बेस और ये हाइपोटे, तो ये लेंथ ही है, तो लेंथ का रेशो है, तो बेसिकली ये भी एक इसकी भी डायमेंशन ज़ीरो। तो ओवरऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जितने भी हैं उन सब की डायमेंशन m0, l0, t0 रहेगी। और इनके अंदर जो एंगल्स लिखे होते हैं उनकी भी डायमेंशन m0, l0, t0 रहेगी। e की पावर x है, इसकी डायमेंशन भी m0, l0, t0 और इसकी जो पावर लगी हुई होती है उसकी भी डायमेंशन m0, l0, t0। और चाहे फिर कुछ भी लिखी हुई हो,
बस वो पावर में अगर कोई टर्म लिखी है तो उसकी उस ओवरऑल पावर की जो डायमेंशन है, उस ओवरऑल पावर की, एक टर्म की नहीं, उस ओवरऑल पावर में जो पूरी चीज़ लिखी हुई है। कई बार हो सकता है पावर में x इंटू वाई लिखा हुआ, x इंटू वाई, जैसे ऐसा दे दिया e की पावर x y, तो पूरी x इंटू वाई की डायमेंशन m0 l0 t0 होगी। आप इसमें ये नहीं देख सकते कि सिर्फ x की डायमेंशन या सिर्फ y की डायमेंशन, x इंटू वाई की डायमेंशन, क्योंकि ये x इंटू वाई ओवरऑल पावर में लिखा है, तो m0 l0 t0 यहाँ पर लिखा हुआ है। लॉग की जो डायमेंशन है वो हमें पता लग गया, उसके अंदर जो फंक्शन लिखा है उसके डायमेंशन हमें पता लग गई है, ठीक है। तो ये चीज़ थी जिनकी हमें डायमेंशन पता होनी चाहिए, जिसकी डायमेंशन m0 l0 t0 होती है। आइए चलो और कुछ और चीज़ें मैं बताता हूँ जो आपको बाद में जाके हेल्प करेगी। देखो यहाँ पर क्या लिखा है मैंने कि अगर कोई भी क्वांटिटी है उसकी डायमेंशन और अगर चेंज इन क्वांटिटी की डायमेंशन एक जैसी होती है, मतलब कि देखो सिंपल सा मीनिंग है। मान लो आपको बोला गया मोमेंटम को हम p से रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो मोमेंटम की जो डायमेंशन है वो मैंने लिखी m(l(t)-1। अब आपसे बोला चेंज इन मोमेंटम, जो ये डेल्टा लिखते हैं हम, छोटा सा ट्राइंगल सा, इसको बोलते हैं डेल्टा, तो डेल्टा p मतलब ये बताता है चेंज इन मोमेंटम को। तो चेंज इन मोमेंटम की भी वही डायमेंशन होगी m(l(t)-1। ऐसा क्यों होगा? इसका एक सिंपल सा लॉजिक ये है। मान लीजिए आपसे बोला जाए कि 2 kg शुगर में से या 5 kg शुगर में से 2 kg शुगर को माइनस कर दो, 5 kg शुगर में से 2 kg शुगर को माइनस कर दो, तो बताओ क्या बचेगा? 3 kg शुगर बचेगा। ऐसा तो नहीं है सिर्फ 3 बचे या सिर्फ शुगर बचे, तो यहाँ पर 3 kg शुगर बच रहा है। तो इसका मतलब अगर शुगर में से शुगर को माइनस करेंगे तो शुगर ही बचेगी। ऐसा तो है नहीं कि शुगर में से शुगर माइनस किया तो ऑयल निकल कर आ गया या कुछ और चीज़ निकल कर आ गई, वो तो हो नहीं सकती, है ना। तो शुगर में से, तो उसी तरीके से सेम फिजिकल क्वांटिटी में से सेम फिजिकल क्वांटिटी को माइनस करते हैं तो उसकी डायमेंशन जो होती है वो ये आ जाती है। डिवाइड करते हैं तो 0 हो जाती है डायमेंशन m0 l0 t0, लेकिन माइनस या प्लस करते हैं तो, अब मान लो कि अगर सपोज ऐसा है, सिमिलरली अगर दो फिजिकल क्वांटिटीज़ है जिनको ऐड किया गया है, मान लो a प्लस b है, ये a प्लस बी को ऐड किया गया है, तो दो फिजिकल क्वांटिटी को तभी ऐड किया जा सकता है जब दोनों की डायमेंशन है। ये चीज़ मैं आगे बताऊंगा आप लोगों को, है ना, ये सारी पैटर्न आपको मैं समझाऊंगा कि किस तरह से। तो अगर a और b को ऐड किया गया है तो मान लो 2 kg शुगर में मैं क्या ऐड कर सकता हूँ? 2 kg शुगर को 3 kg शुगर, 5 kg शुगर, ऐसे ही बोल सकता हूँ कि 2 kg शुगर प्लस 5 kg शुगर कितना हो गया? 7 kg शुगर। मैं ये तो नहीं बोलूँगा 2 kg, बताओ 2 kg शुगर प्लस 2 किलोमीटर कितना हो गया, तो वो तो कन्फ्यूजिंग है क्योंकि दोनों अलग अलग टाइप की क्वांटिटीज़ है। तो ऐड कर, जब भी हम माइनस या प्लस करते हैं दो क्वांटिटीज़ का, तो वो दोनों सेम टाइप की ही क्वांटिटीज़ होनी चाहिए। वैल्यूज़ अलग अलग हो सकती है लेकिन क्वांटिटीज़ एक जैसी। शुगर में से शुगर माइनस करोगे या शुगर में शुगर प्लस करोगे तो ही तुम्हारे पास आंसर आएगा। कोई तुमसे बोल देगा कि 1 kg शुगर प्लस 2 लीटर ऑयल, दोनों का बताओ कितना होगा? तो ऐसा अब ये मत कर देना कि दही वो सर के ऑयल में शुगर को मिक्स कर दो तो हो जाएगा, लेकिन क्या बना वो? तो बेसिकली सेम टाइप की क्वांटिटी, तो अगर दो क्वांटिटीज़ को अगर ऐड करा हुआ है या माइनस किया है, इसका मतलब इन दोनों की क्वांटिटी, इन दोनों की यूनिट एक जैसी है, तो a और b की डायमेंशन एक जैसी है, तो जो नई टर्म बन रही है उसकी भी a प्लस b की भी डायमेंशन सेम आएगी, है ना। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब जैसे मैं अगर एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ, इम्पल्स। अगर मैं इम्पल्स की बात करूँ तो इम्पल्स जो होता है, ये इम्पल्स को हम आई से रिप्रेजेंट कर देते हैं कई बार। इम्पल्स होता है चेंज इन मोमेंटम। अब हमें अगर ये पता है कि इम्पल्स का मतलब चेंज इन मोमेंटम होता है और मोमेंटम की डायमेंशन क्या होती है, जो मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम की डायमेंशन क्या हो जाएगी, जो मोमेंटम की डायमेंशन है, तो m(l(t)-1। तो यहाँ पर सेम चीज़ ये आ गई। तो हमें एक छोटी सी चीज़ें ये पता होनी चाहिए कि m1 l1 और t-1 ये इस तरीके से चेंज को कैसे। अब एक छोटी सी चीज़, आपके कई सारे बच्चों के दिमाग में ये बात आ सकती है कि सर चलो ठीक है, ये तो सिंपल फार्मूले हैं, लेकिन कई बार ऐसे फार्मूले भी आ जाएंगे जिनका क्वांटिटीज़ भी आ जाएगी जिनके फार्मूले हमें नहीं पता है, तो फिर उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे? वहाँ पर तो हमें फार्मूले पता नहीं है। तो देखो बच्चों, एक्चुअली जैसे जैसे आप जब नीट का एग्ज़ाम दोगे तब तक आप 11th-12th के काफ़ी सारे क्वेश्चन कर चुके हो, मतलब पूरे चैप्टर पढ़ चुके होंगे, तो आपको बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ के फॉर्मूले वैसे ही पता लग जाएंगे।
तो आपको वो याद नहीं करने पड़ेंगे। यहाँ पर ये है कि वो आपके पास के सामने कई सारी ऐसी नई नई क्वांटिटीज़ अभी मैं निकालूंगा, उनके डायमेंशन अभी हम निकालेंगे जो आपने पहले सुनी नहीं होगी। कुछ के बारे में आपने सुना होगा, कुछ के बारे में आपने नहीं सुना होगा। तो डरना बिल्कुल भी नहीं है ना। आपको ये नहीं सोचना है कि यार ये तो फिज़िकल क्वांटिटी के बारे में तो मैंने कभी सुना ही नहीं था, इससे पहले तो मेरी पहले जान पहचान कभी हुई नहीं है, मैं कैसे इसकी फिजिकल डायमेंशन निकाल दूँ। नहीं, ऐसा नहीं होता है। डायमेंशन के निकालने के लिए, किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी के अगर डायमेंशन निकालनी है तो उसके लिए बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आपको उस फिज़िकल क्वांटिटी के बारे में पूरी जानकारी हो। एक सिंपल सा एग्जांपल मैं दूं, अगर मान लो आप बीमार हो, आप डॉक्टर के पास जाते हो, तो डॉक्टर आपकी बीमारी को ठीक करने के लिए क्या करता है, आपसे सिर्फ यही पूछता है ना कि आपको क्या दिक्कत है क्या नहीं है। आपको ये थोड़ा ना पूछता है कि तुम्हारे घर में कितने लोग हैं, तुम स्कूल कहाँ जाते हो, क्यों जाते हो, तुमने कल क्या किया था क्या नहीं किया था। सारी कुंडली तोड़ना निकालता है आपकी। आपको उससे, आप उस डॉक्टर को पर्सनली तोड़ना जानते हो, नहीं वो डॉक्टर आपको पर्सनली जानता है। मैं अलग बात कर रहा हूँ, अगर नॉर्मली आप अगर जाते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो उससे आपकी जान पहचानी हो। आप अपने सिम्टम्स को बता दोगे डॉक्टर को तो वो आपका इलाज कर देगा, ट्रीटमेंट आपका कर देगा। सेम चीज़ यहाँ पर है। तो आपके सामने कई सारी ऐसी नई नई फिजिकल क्वांटिटीज़ आएगी जिसको न पहले आपने देखा होगा न कभी सुना होगा, जिनसे आपकी कोई जान पहचान है ही नहीं, है ना। तो उनसे जान पहचान करने की ज़रूरत भी नहीं है, वो जान पहचान अपने आप ही हो जाएगी। तो हमें सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि उसकी डायमेंशन कैसे निकालते हैं, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन कैसे निकालनी। डायमेंशन निकालने के लिए सिर्फ दो तरीके मैंने बता दिए, एक तो फॉर्मूला पता होना चाहिए और एक या फिर यूनिट पता होनी चाहिए, है ना। या फिर कोई ऐसी क्वांटिटी आ जाए जिसके बारे में हमें नहीं पता है, तो हमें यह देखना पड़ेगा कि वो फिजिकल क्वांटिटी किस फॉर्मूले में आती थी, उससे हम निकाल सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ रही होगी मेरी बातें। अब आइए कुछ और क्वेश्चंस भी करते हैं, जैसे कुछ और डायमेंशन निकालते हैं अलग अलग टाइप की। जैसे कि पावर के बारे में अगर मैं बात करूं, पावर की डायमेंशन मुझे निकालनी है, तो पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डिवाइडेड बाई टाइम। वर्क डिवाइडेड बाई टाइम पावर का फॉर्मूला है। तो क्या हो जाएगा, वर्क की डायमेंशन मुझे पता है इसलिए मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, m/2 आप पीछे लिख लेना। और टाइम की डायमेंशन t रहेगी सिंपली, क्योंकि टाइम एक ही बार यूज़ हुआ है। अब यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखना, इसको कंबाइन एक साथ लिखना है हमें, नीचे कभी भी हमें नहीं लिखना है। डायमेंशन को हमेशा डिनोमिनेटर से उठा के अगर लिखी हुई भी है तो न्यूमरेटर में लाना है। तो देखो m/2। अब ये जो ऊपर t-2 है और नीचे भी एक t है, तो ये जब ऊपर आएगा तो ये पावर चेंज हो चुकी होगी इसकी, इस तरीके से t-1। तो जब आप इसको लिखोगे तो m/2t-3 ऐसे बन चुका होगा, m/2t-3। तो m/2t-3 यहाँ पर ये बन चुका होगा m/2t-2 और t-1। तो ये m/2t-3 हमारे पास ये डायमेंशन निकल कर आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर अब मैंने क्या किया, दोनों को -3, क्योंकि सेम पावर है, तो सेम पावर है तो t की पावर, अब t को सारा एक साथ ही लिखना है ना, तो यहाँ पर t की पावर -2 है, यहाँ पर t की पावर -1 है। -2 -1 कितना हो गया, -3 हो गया। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ये डिनोमिनेटर में नहीं लिखा होना चाहिए, न्यूमरेटर में ही लेके जाना है। एक और लेते हैं, जैसे मान लो आपके पास आई, अब एक नई क्वांटिटी लेता हूँ मैं, सरफेस टेंशन। ठीक है, अब सरफेस टेंशन की डायमेंशन के बारे में आपको नहीं पता है कि क्या होती है, आपको पता भी नहीं है कि सरफेस टेंशन है क्या, कहाँ से आई है। अब वही है कि ये एक ऐसी क्वांटिटी आ गई जिसके बारे में हमने पहले नहीं सुना है। कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी कोई क्वांटिटी अगर आपको मिलती है जिसके बारे में आपको नहीं पता है, तो आपको बस उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। आपको फॉर्मूला नहीं भी पता है तो क्वेश्चन में आपको फॉर्मूला दे दिया जाएगा, हिंट की फॉर्म में उसका फॉर्मूला दे दिया जाएगा। और मैं वही चीज़ बोल रहा था, अब जैसे जब आप ये पूरा चैप्टर पढ़ लोगे और 11th का पूरा पार्ट पढ़ लोगे तो सरफेस टेंशन का फॉर्मूला आपको वैसे ही पता लग जाएगा। अब यहाँ नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है कि डायमेंशन कैसे निकालना है। तो सरफेस टेंशन का मैं फॉर्मूला आपको बता देता हूँ, ये होता है फोर्स डिवाइडेड बाई लेंथ। तो फोर्स डिवाइडेड बाई लेंथ यहाँ पर, अब हम यहाँ पर मुझे फॉर्मूला पता लग गया तो फॉर्मूले से हम डायमेंशन निकाल सकते हैं। तो फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, mL/t-2 और लेंथ L। अब देखो यहाँ पर इसको ऊपर लिखूँगा तो mL
एल एक बार यहाँ पर एक बार कैंसिल आउट हो जाएगा, या ऊपर ले जाके लिख लो तुम ऐसे करके L-1। तो देखो कितनी यूनिट हो गई, m L की पावर -1 और -1, तो ये L0 और T -2। तो सरफेस टेंशन के जो डायमेंशन है वो ये निकल कर आ गई। बहुत सारी ऐसी क्वांटिटीज़ है जिसके बारे में हमें नहीं पता है, तो हम वो डायमेंशन, तुम इसकी टेंशन मत लेना कि फॉर्मूले क्या होगा, इसकी क्या चीज़ हम किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, वो हमें पूरा पता हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि ये सारी चीज़ें हमें पता हो। देखिए दोस्तों, जैसे कुछ और फॉर्मूले हैं, प्रेशर का अगर मुझे डायमेंशन निकालना है तो प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, ये हमने बचपन से पढ़ा है। तो फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, फोर्स का डायमेंशन होता है MLT-2 और एरिया का जो डायमेंशन होता है वो होता है AL2। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो L2 ऊपर चला जाएगा। अब देखो यहाँ पर तुम डायरेक्ट लिख सकते हो, L यहाँ पर 1 है और ये L2 ऊपर जाएगा तो ये माइनस का L2 बन जाएगा, इस तरीके से लिख दो। और ये यहाँ पर L-2, तो इसको सॉल्व करोगे तो ये ML-1 T-2, ये हमारे पास इसकी डायमेंशन निकल कर आ जाएगी। सिमिलरली वेलोसिटी ग्रेडियंट, अब ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है ना, किसी भी क्वांटिटी के आगे ग्रेडियंट लगा दो, इसका मतलब उस क्वांटिटी को आपने डिस्टेंस से डिवाइड कर दिया। मान लो वेलोसिटी ग्रेडियंट, तो वेलोसिटी डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। आपने बोल दिया फोर्स ग्रेडियंट, तो मतलब फोर्स डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। तो ग्रेडियंट का मतलब ये दिया हुआ होता है, तो अगर कहीं पर भी आपको ऐसा मिल जाए तो आप ऐसे समझ के लिख सकते हो वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो यहाँ पर वेलोसिटी की डायमेंशन हो जाएगी m0L-T-1 और लेंथ जो होगी वो यहाँ पर ये हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा, इससे ये कैंसिल, तो T-1 इसकी डायमेंशन होगी। अब जैसे नेक्स्ट आता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायरेक्ट मुझे फॉर्मूला नहीं पता है, लेकिन हमें एक चीज़ पता है कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एक फॉर्मूले में आता है F=G m1 × m2 डिवाइडेड बाई r²। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ये मास है m1 m2 डिवाइडेड बाई r²। तो g को, अब मुझे g की डायमेंशन निकालनी, तो आप क्या करो, g को सेपरेट कर लो, f² डिवाइडेड बाई m1 × m2। अब यहाँ पर आपको पता है कि f का मतलब फोर्स है, r का मतलब डिस्टेंस है, मास m1 m2 अलग अलग लिखे हुए हैं लेकिन है तो मास ही ना ये दोनों। तो आप कैसे लिखोगे अब इसकी डायमेंशन, फोर्स की डायमेंशन लिख दो MLT-2, r की डायमेंशन लिख दो L2 और मास की डायमेंशन लिख दो मास m2। अब कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न हो सकता है कि यहाँ पर तो m1 और m2 लिखा हुआ है, वैल्यूज़ मल्टीप्लाई है लेकिन यूनिट तो दोनों की एक ही है। अगर आप यूनिट लिखोगे तो यहाँ kg × kg ही आएगा, तो इसलिए मास का स्क्वायर आ गया। अब आप इसको जब सॉल्व करोगे तो ये ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पर ये जब देखो यहाँ m है और यहाँ m2 है। अब इसको डायरेक्ट करना सीखो कि m⁻1 डिनोमिनेटर में m2 है, तो ये जब ऊपर जाएगा तो -2 बचेगा, तो 1 - 2 कितना हो जाएगा, -1। L1 और L2 तो कितना हो गया, L3 और T-2। तो ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशन यहाँ पर निकल कर आ गई। तो इस तरीके से हम किसी पर्टिकुलर कांस्टेंट की डायमेंशन भी निकाल सकते हैं। मैं एक पूरी लिस्ट आपको शो करूँगा, एक जिसमें फॉर्मूले कई सारे होंगे, कई सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ होंगी, उनके फॉर्मूले होंगे। तो आप एक बार के लिए उनको अपनी तरफ से ट्राई करना, उसमें फॉर्मूले भी लिखे हुए हैं। ठीक है, कुछ और जो अलग अलग क्वांटिटीज़ हैं उनकी डायमेंशन, एक और कुछ और डायमेंशंस भी हम देख लेते हैं। आइए देखते हैं। अब जैसे एंगुलर वेलोसिटी की बात करें तो एंगुलर वेलोसिटी जो होता है उसका फॉर्मूला होता है यहाँ पर एंगल डिस्प्लेसमेंट या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या सिंपली एंगल डिवाइडेड बाय टाइम। अब हमें पता है एंगल की डायमेंशन तो m0 L0 और T0 होती है और टाइम की डायमेंशन T हो जाएगी। अब चाहो तो इसे 1 लिख दो, तो 1 डिवाइडेड बाई T कितना बन जाएगा, T-1। तो ये T-1 इसकी एंगुलर वेलोसिटी की डायमेंशन। सेम डायमेंशन फ्रीक्वेंसी की भी हो सकती है। अगर आप फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन निकालोगे तो फ्रीक्वेंसी की जो डायमेंशन होती है, तो देखो फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है 1 टाइम पीरियड। तो 1 टाइम पीरियड के थ्रू अगर मैं 1/T लिखता हूँ तो यहाँ पर जो डायमेंशन आएगी वो कितनी आ जाएगी, T-1 आ जाएगी। अब एक चीज़ याद रखना कि इसमें भी कई बार ऐसा हो जाता है, जैसे आपसे बोला गया फोर्स की डायमेंशन हमें पता है, अब आपसे बोल दिया गया कि ग्रेविटेशनल फोर्स की डायमेंशन लिखो, तो ग्रेविटेशनल फोर्स और फोर्स की दोनों की डायमेंशन एक जैसी है,
है तो फोर्स ही ना, चाहे वो किसी की ग्रेविटेशन लगाने का मतलब हो जाता है कि वहाँ पर वो ग्रेविटी की वजह से फोर्स लग रहा है ना, फ्रिक्शनल फोर्स। तो इन सब की डायमेंशन एक ही जैसी होगी। जैसे एनर्जी है, एनर्जी की अगर डायमेंशन की बात करें तो एनर्जी की आपने अगर डायमेंशन निकाली है, एनर्जी की वही डायमेंशन होती है जो वर्क की डायमेंशन होती है। तो अगर आपने एनर्जी की डायमेंशन निकाली है तो एनर्जी की डायमेंशन बोलो या पोटेंशियल एनर्जी की डायमेंशन बोलो या काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन बोलो, सब की डायमेंशन एक ही जैसी होगी। हर किसी भी टाइप की एनर्जी हो उन सब की डायमेंशन एक जैसी होगी। आप इसको ऐसे समझ लो, तुम्हारी क्लास में एक बच्चा है ना, एक बच्चा है कि जो हमेशा अलग अलग ड्रेस में अलग अलग अपनी हेयर स्टाइल अलग करके आता है। तुम्हारी क्लास में एक बच्चा है तो जो आज कोई नई हेयर स्टाइल, आज कोई हेयर स्टाइल करके आया, अगले दिन कोई और हेयर स्टाइल करके आ गया, कपड़े भी चेंज कर लिए उसने, अलग अलग दिन अलग अलग कपड़े पहन के। तो तुम उसे पहचानने से इनकार तो ना कर दोगे, तुम पहचान लोगे उसे। क्यों? क्योंकि बंदा तो एक ही है ना, बस उसने क्या चेंज किया है, अपनी हेयर स्टाइल, अपने कपड़े चेंज किए। सेम तरीका है। अगर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, प्रेशर एनर्जी, तो नाम ही तो चेंज हो रहा है तो एनर्जी का ही टाइप ना, वो किसकी वजह से आ रही है वो चेंज हो जाता है, लेकिन डायमेंशन उसकी सेम रहने वाली है। देखिए, चार्ज की अगर डायमेंशन की बात करें तो चार्ज की डायमेंशन निकालनी तो चार्ज का फॉर्मूला पता होना चाहिए, या ऐसा कोई फॉर्मूला पता होना चाहिए जिसमें सिंपली चार्ज आता हो। तो हमें एक चीज़ पता है कि करंट इक्वल्स टू होता था चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। तो मैं चार्ज को क्या लिख सकता हूँ, करंट इनटू टाइम, ऐसा लिखा जा सकता है, करंट इनटू टाइम, आई इंटू टी लिखा जा सकता है। तो आई इंटू टी अगर हम लिख रहे हैं यहाँ पर, करंट इंटू टाइम अगर हम यहाँ पर लिख देते हैं, तो अब देखो आई एक फंडामेंटल क्वांटिटी, टाइम, चार्ज कोई फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखना, चार्ज कोई फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, करंट एक फंडामेंटल क्वांटिटी, टाइम। तो ये दोनों को इस तरीके से लिखा जा सकता है। तो करंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से, टाइम को टी से। तो चार्ज की जो डायमेंशन होगी वो चार्ज की डायमेंशन क्या निकल कर आएगी हमारे पास, ये निकल कर आएगी ए इंटू टी। ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, काफ़ी जगह पर ये काम आती है। तो चार्ज की डायमेंशन हो जाती है, इससे मैंने निकाला आई इंटू टी। और कोई फॉर्मूला हो सकता है, लेकिन आई थिंक चार्ज की डायमेंशन निकालने का ये सबसे बेसिक तरीका है, ये सबसे आसान सा तरीका है। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल, ये सारी चीज़। अब तुमने अगर छोटी क्लासेस में, जो 10th क्लास में तुम्हारे एक फॉर्मूला आता था पोटेंशियल निकालने का, तो नहीं भी आता था तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका फॉर्मूला होता था वर्क डिवाइडेड बाई चार्ज। तो अगर वर्क को चार्ज से डिवाइड कर देते हैं तो वो हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्रोवाइड करवाता है। तो वर्क जो होता है बेसिकली उसको हम, उसकी डायमेंशन पता है ml/t। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ क्योंकि मुझे पता है। आप एक बार अपने पास जब भी ये पूरा लेक्चर देख रहे होंगे तो अपनी नोटबुक में डायमेंशन लिखते रहना, तो आपको वहाँ से ये वर्क की डायमेंशन लिखनी नहीं है। चार्ज की डायमेंशन अभी दिखा दी हमने, तो a/t। तो ये आपको अगर सॉल्व करोगे तो ये बनेगा ml/, t ऊपर जाएगा तो ये -3 हो जाएगा और a-1 ये हमारे पास निकल कर आ जाएगा। तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की हमारे पास इसकी डायमेंशन निकल कर आ जाएगी। तो इस तरीके से अब ये फॉर्मूला, बस आपको अगर पोटेंशियल की डायमेंशन निकालनी तो आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। ये दो फॉर्मूला इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिकल वाले पार्ट में चार्ज और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला आपको पता है कि कैसे आता है। तो आप ये, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको ये डायमेंशन ध्यान रखनी है, लेकिन आपको बस ये फॉर्मूला पता होना चाहिए कि कैसे निकल रहा है। इससे रिलेटेड एक दो चीज़ें और देख लेते हैं। देखो, रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला है, तो रेजिस्टेंस बेसिकली हमें पता है। तो ओम्स लॉ यहाँ पर हमको ओम्स लॉ से हम निकाल सकते हैं V=IR। तो R जो है यहाँ पर रेजिस्टेंस है। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, पोटेंशियल डिवाइडेड बाय करंट। तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला अभी हमने थोड़ी देर पहले लिखा था। तो पोटेंशियल डिफरेंस का जो फॉर्मूला था वो था हमारे पास ml/t-3 और a-1, ये हमारे पास इसका फॉर्मूला था। आप चाहे तो चेक कर सकते हो। देखो मैं बता, ये पोटेंशियल का फॉर्मूला था और ये चार्ज यहाँ पर, तो ये ml/t-3 और a-1 से हमें यहाँ पर ये इसका फॉर्मूला पता लग रहा है। अब करंट जो है, करंट तो डायरेक्ट फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो a यहाँ पर आ जाएगा। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये प्रॉपर बनेगा ml/t-3 और a-2।
तो ये हमारे पास एक फंडामेंटल बेसिकली रेजिस्टेंस का ये फॉर्मूला निकल कर डायमेंशनल फार्मूला ये निकल कर आ गया। अब इसमें ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, बहुत सारी ऐसी क्वांटिटीज़ हो सकती है और भी कई सारी ऐसी क्वांटिटीज़ हो सकती है जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं। तो कहने की बात ये है, जैसे एक और कहने की बात ये है सिंपली, किसी भी फॉर्मूले किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी की अगर हमें डायमेंशन निकालनी है तो हमें वहाँ पर कुछ पॉइंट्स पता होनी चाहिए। सबसे पहली बात, हमें उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, उसका आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। तो आपको उस फिज़िकल क्वांटिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। दूसरी बात, आप उस फिज़िकल क्वांटिटी के बारे में आपको जानकारी हो या नहीं हो उससे मतलब नहीं है। आपको अगर उस फिज़िकल क्वांटिटी का फॉर्मूला पता लग गया तो आप उसकी डायमेंशन निकाल सकते हो। अब ये धीरे धीरे फॉर्मूले आपको धीरे धीरे पता लग जाएंगे। जब भी आपसे 11th क्लास में ये चैप्टर पढ़ने के बाद जब भी आपसे कभी भी कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा, है ना, इससे रिलेटेड, तो वो आपको फॉर्मूला बता देगा। लेकिन आपको बस एक्चुअली जब नीट का एग्ज़ाम दोगे तो उस टाइम पर तो आपको कई सारे फॉर्मूले वैसे ही याद हो चुके होंगे, तो आप इसकी टेंशन मत लेना। दूसरा, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हो गई, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गए, लॉगरिथमिक फंक्शन हो गए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गए, इनकी जो डायमेंशन होती है वो m0, l0, t0 होती है। चेंज इन क्वांटिटी की डायमेंशन क्वांटिटी के इक्विवेलेंट ही होती है। कोई भी अगर फिज़िकल क्वांटिटी है उसका नाम अगर चेंज हो जाए, जैसे एनर्जी की जगह काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, उस तरीके से आ जाए, फोर्स की जगह ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, इनकी डायमेंशन सेम रहती, तो डायमेंशन में कोई चेंज नहीं आता है। दो अलग अलग फिज़िकल क्वांटिटीज़ की डायमेंशन एक जैसी हो सकती, कई सारी दो डायमेंशन रहती है उनकी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ जो हैं, दो अलग अलग फिज़िकल क्वांटिटीज़ जो होंगी उनकी डायमेंशन सेम टाइप की भी हो सकती है, उसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक फिज़िकल क्वांटिटी की दो डायमेंशन नहीं हो सकती, दो अलग अलग फिज़िकल क्वांटिटी की सेम डायमेंशन ज़रूर हो सकती है ना। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है। इसके बाद अगर हम एक और बात मैं आपको बताऊँ, देखिए दोस्तों, सारी की सारी जितनी भी कई सारी ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिनकी यूनिट नहीं होती है। तो अगर कोई ऐसी कोई भी अगर फिज़िकल क्वांटिटी आपसे बोला जाए कि इस क्वांटिटी की कोई यूनिट नहीं है, तो फिर वो यूनिट डायमेंशन लेस क्वांटिटी होगी, मतलब उसकी कोई डायमेंशन भी नहीं होगी। लेकिन अगर आपको बोला जाए कि एक फ़िज़िकल क्वांटिटी जिसकी डायमेंशन नहीं है, तो ज़रूरी नहीं है कि उसकी यूनिट भी नहीं हो। मतलब आपको मैं ये बोलूँ कि अगर एक फ़िज़िकल क्वांटिटी जिसकी डायमेंशन m0, l0, t0 है, तो आप ये नहीं बोल सकते कि उसकी कोई यूनिट नहीं होगी। यूनिट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें एक फॉर्मूला आता है जैसे एंगल, जिसको हम बोलते हैं प्लेन एंगल जो बोलते हैं, या सिंपली एंगल की यूनिट जो होती है उसको, मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि आपको पता है यहाँ पर कि ऑल जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं, तो एंगल जो होता है बेसिकली, एंगल जो है, एंगल की यूनिट जो होती है वो रेडियन होती है, लेकिन उसकी कोई डायमेंशन नहीं होती है। तो ये पूरा जो रेफरेंस आया है ये इसी के रेफरेंस में, इसी यूनिट के रेफरेंस में आया हुआ है। तो आप ये चीज़ ध्यान रखना, अगर आपसे कोई बोलता है कि एक फ़िज़िकल क्वांटिटी जो यूनिट लेस है, तो 101% वो उसकी कोई डायमेंशन नहीं हुई। लेकिन अगर कोई ये बोले कि क्या एक ऐसी फिज़िकल क्वांटिटी है जिसकी डायमेंशन नहीं है, तो उसकी यूनिट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। यूनिट किसकी होगी? रेडियन, ये एंगल एक ऐसी फिज़िकल क्वांटिटी जिसकी यूनिट तो होती है लेकिन डायमेंशन नहीं होती है, क्योंकि ये यूनिट एक तरह से दूसरी तरीके से दी गई है। ये अगर हम फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के टर्म्स में देखें तो उसकी कोई डायमेंशन नहीं आएगी। तो बस इस एग्जाम्पल को याद रखते हुए ये चीज़ ध्यान रखना, ऑल यूनिट लेस क्वांटिटीज़ आर कंपल्सरली डायमेंशन लेस, बट ऑल डायमेंशन लेस क्वांटिटीज़ मे और मे नॉट बी यूनिट लेस, क्योंकि ये वाला स्टेटमेंट इसके रेफरेंस में बोला गया है। तो ये सारी चीज़ें थी इस लेक्चर में। पूरा हमने डायमेंशन निकालने के बारे में देखा कि डायमेंशन कैसे निकालते हैं फिज़िकल क्वांटिटी का। डायमेंशन काफ़ी सारी जगह पर यूज़ होता है, इससे हमें ये पता लग जाता है कि उस फिज़िकल क्वांटिटी में कितनी बार कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी को यूज़ किया गया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आगे देखेंगे ये जो डायमेंशन हमने निकाली है इनका हम इनकी क्या क्या एप्लीकेशंस होती है, किस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं, और अगर पसंद आया तो लाइक कीजिएगा। तो वीडियो को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।